पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, कुछ नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से समझेंगे डॉक्टर सुष्मित मुखर्जी के साथ। तो चलिए वेलकम टू बायोस्फीयर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर सुष्मित मुखर्जी। आप कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्रिपरेशन मेरे साथ। हमने शुरू किया था चैप्टर 2 क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए मेरे साथ उस चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं। आइए, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जो टेबल 2.1 है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टेबल से आते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत बार इसी टेबल से क्वेश्चन किया गया है। तो टेबल को शुरू करने से पहले टेबल के नीचे जो कुछ लाइंस दिए हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्या बोला है कि R.H. Whittaker 1969 proposed a 5 kingdom classification। मतलब R.H. Whittaker ने 1969 में 5 kingdom classification को प्रपोज किया था, जो हम लोग पहले क्लास में भी देख चुके हैं। तो ये नाम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और 5 kingdom classification इन्हीं का प्रपोजल था, ये भी याद रखने हैं। यहाँ पे और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये 5 किंगडम में से कौन से किंगडम को इन्होंने ऐड करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, वो है किंगडम फंगी। तो ये जो फंगी वाले किंगडम है ये किसका कंट्रीब्यूशन था कि फंगी जो ऑर्गेनिजम्स है, जो ऑर्गेनिजम्स फंगी के कैटेगरी में आने वाले हैं, उसके किंगडम में आने वाले हैं, उनके कैरेक्टर्स बाकी किंगडमों के जो ऑर्गेनिजम्स है उनसे काफ़ी डिफरेंट है। तो इसी के लिए एक डेडिकेटेड किंगडम चाहिए ये सारे ऑर्गेनिजम्स को रखने के लिए। तो फंगी वो किंगडम है और ये प्रपोजल किसका था? R.H. Whittaker का था। इन्होंने फंगी किंगडम बनाया और इसी के साथ साथ हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गए, मतलब टोटल 5 किंगडम मिल गए। चलिए आगे देखते हैं। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। ये थर्ड वाला जो किंगडम है ये R.H. Whittaker का ऐड किया हुआ अलग सा किंगडम है, प्लांटी और एनिमेलिया। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोनेरा फर्स्ट, प्रोटिस्टा सेकंड, फंगी थर्ड, प्लांटी फोर्थ और एनिमेलिया 5th किंगडम है। तो ये पांचों किंगडम को सीक्वेंशियली याद रखना है, 1 2 3 4 5 करके याद करना है। ऐसा नहीं कि किंगडम फंगी को आप पहले याद रखोगे और एनिमेलिया किंगडम को आप सेकंड में याद रखोगे, ये सीक्वेंस नहीं चलेगा, क्योंकि एवोल्यूशन के हिसाब से ये डेवलपमेंट हुआ था। तो उसी के साथ साथ ये सीक्वेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले मोनेरा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला प्रोटिस्टा, थर्ड वाला फंगी, फोर्थ वाला प्लांटी और 5th वाला एनिमेलिया। ये सीक्वेंस में ही ये सारे पांचों किंगडम्स के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो मेन जो क्राइटेरिया मतलब फैक्टर्स या कैरेक्टर्स जिसके बेसिस पे R.H. Whittaker ने या उनके आगे भी जो साइंटिस्ट थे, लेकिन मेनली R.H. Whittaker ने ये पांचों किंगडम को अलग किया था, पांचों किंगडम के इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के किंगडम से अलग किया था। कौन से फैक्टर को स्टडी करके, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके, वो सारे यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल के अंदर क्या है या सेल का कवरिंग कैसा है, तो पूरा सेल कैसे बना हुआ है, ये हर किंगडम के जो मेंबर है उनके सेल किस तरीके से बने हैं, खासियत क्या है, ये सारे चीज़ सेल स्ट्रक्चर में आते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या पता चलेगा कि ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, मतलब एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है या एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। क्या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स कुछ टिश्यूज़ बना रहा है या ऑर्गन बना रहा है या ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, ये सारी चीज़ देखेंगे यहाँ पे। ये फैक्टर में यही चीज़ें इंक्लूडेड है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना खाना कैसे जुगाड़ करता है, खुद से बनाता है, ऑटोट्रॉपिक है, या किसी और ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके अपना न्यूट्रिशन निकाल रहा है, मतलब हेटरोट्रॉपिक है। ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर में आते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करता है, असेक्सुअली करता है या सेक्सुअली करता है। एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब अपने एंसेस्टर्स, मतलब बहुत पहले के जो ऑर्गेनिजम्स है और बाद के जो ऑर्गेनिजम्स है उनके भीतर, उनके बीच में एक डीएनए सीक्वेंस का सिमिलैरिटी रहता है। तो इवोल्यूशन जितना हुआ है, ये डीएनए सीक्वेंस का सिमिलैरिटी देख के पता चल जाता है कि बहुत सालों पहले का जो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ नए कोई डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म जो है उसका कितना सिमिलैरिटी है। तो पांचों किंगडम में से जिसके साथ डीएनए का सिमिलैरिटी ज़्यादा होगा उसी किंगडम में उसको डालेंगे, इसको फाइलोजेनेटिक रिलेशन बोलते हैं। तो टेबल 2.1 गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। तो ये पांचों किंगडम के अलग अलग कैरेक्टर्स कहाँ इंक्लूड किया गया है, टेबल 2.1 में।
तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टर से, पहले तो यहाँ पे किंगडम के नाम लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पे भी सीक्वेंशियली लिखा गया, 1 मोनेरा, 2 प्रोटिस्टा, 3 फंगी, 4 प्लांटी और 5 है एनिमलिया। तो इसमें यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या क्या यूज़ किया है चार्ट ने, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे यही सारे चीज़ ऐड किया गया और आपको यही सारे चीज़ याद भी रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेल टाइप सबसे पहले देख लेते हैं। मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस टाइप के सेल से बने होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर क्या होगा, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। और ये ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। अब ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या है कि इस सेल में, जो प्रोकैरियोटिक सेल है जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को कवर किया हुआ नहीं रहता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, तो बढ़िया से एक न्यूक्लियस बना हुआ है, तो न्यूक्लियस आपको दिखेगा ही नहीं अलग से प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में दिखेगा। सेकेंड वाला जो पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, मतलब बहुत सारे सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। वो ऑर्गेनेलिज में एक कवरिंग रहता है, अगर वो ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है तो उसको कवर करना पड़ेगा, नहीं तो अलग से ऑर्गेनेलिज दिखेगा ही नहीं। तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिज है ये यूकैरियोटिक सेल के फीचर है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहेगा लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहेगा। तो लगभग ये दो मेजर पॉइंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस का। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन से किंगडम के मेंबर्स में प्रेजेंट रहता है, मोनेरा के, और सिर्फ मोनेरा के ही। अब देखेंगे बाकी 4 किंगडम को भी देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सारे यूकैरियोट्स हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स इन चारों किंगडम में प्रेजेंट है। इन चारों किंगडम में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है, और मोनेरा किंगडम में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। ये गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सेल वॉल में क्या बोल रहा है, मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है यूनिसेलुलर भी होते हैं ये सारे, आगे देखेंगे। तो ये इसका जो मेंबर है उसका जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, नॉन सेल्यूलोजिक बोला है, मतलब सेल्यूलोज से नहीं बना हुआ है। अब सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट है और एक टाइप के पॉलीसैकेराइड भी बोला जाता है इसको, पॉलीसैकेराइड ये भी बोला जाता है, ये पॉलीसैकेराइड है। तो ये सेल्यूलोज से बना हुआ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरे किसी चीज़ से बना हुआ है। कौन सी चीज़ से, पॉलीसैकेराइड, दूसरा वाला पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो ये पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से जो स्ट्रक्चर बनते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के सेल वॉल में प्रेजेंट है या सेल वॉल को बना रहा है, उस मॉलिक्यूल का नाम आपको एकदम पक्का से याद रखना है। वो मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकैन। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकैन क्या मॉलिक्यूल है, ये पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से बना हुआ मॉलिक्यूल है। यही वाला चीज़ से सेल वॉल बनता है किसका, मोनेरा का या मोनेरंस का बोल सकते हैं, या मोनेरा के किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन सारे ऑर्गेनिज्म के जो सेल वॉल है वो आपका इस चीज़ से बना हुआ है। किस चीज़ के, पेप्टाइडोग्लाइकैन से बना हुआ है, ये याद रखना है। सेकेंड वाले किंगडम में आते हैं, इनके मेंबर्स में कुछ के पास सेल वॉल है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है और कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है। जब प्रोटिस्टा जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बारीकी से देखेंगे कि किसके पास सेल वॉल है और किसके पास नहीं है। फंगी में आते हैं, सारे में सेल वॉल प्रेजेंट है, फंगी किंगडम में जितने भी मेंबर है सारे में सेल वॉल प्रेजेंट है, और वो सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। अब बोलेंगे काइटिन क्या है, काइटिन भी एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है, काइटिन भी एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है हुआ। आगे जाते हैं, प्लांटी किंगडम में प्रेजेंट है सेल वॉल और वो सेल्यूलोज से बना हुआ है। प्लांट के सेल वॉल सेल्यूलोज से बने हैं, लेकिन मोनेरा के जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन से बना हुआ है। एनिमलिया में तो कोई सेल वॉल है ही नहीं, एब्सेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। थर्ड पॉइंट में आते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है किसी का, मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस तो ट्रू न्यूक्लियस है ही नहीं, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बराबर प्रेजेंट होगा सब में, ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, सेल्यूलर मतलब अब यहाँ पे लिख के रखेंगे कि यूनिसेल्यूलर। इस सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, तो सेल्यूलर के पहले आप यूनिसेल्यूलर लिखेंगे।
मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म से सारे प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं और सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं, इसके भी सेम चीज़ है, ये भी सारे यूनिसेलुलर है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट क्या हो सकता है कि यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ ऐसा वाला किंगडम कौन सा हो सकता है जो यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा के हर मेंबर यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन उसके कितने से वो कौन से सेल से बने हुए हैं, वो यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। मतलब यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको कौन से किंगडम में मिलेगा, सेकंड वाले किंगडम में मिलेगा, प्रोटिस्टा में मिलेगा। चलिए थर्ड किंगडम देखते हैं, ये मल्टी सेलुलर होता है, मतलब थर्ड किंगडम के आगे जितने भी किंगडम्स प्रेजेंट है, लास्ट 3 किंगडम जो है ये सारे मल्टी सेलुलरिटी देते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं हर किंगडम। लेकिन उनमें से भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मल्टी सेलुलर तो है लेकिन थोड़ा बहुत ही टिश्यू बना सकता है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ये नहीं बना सकता है। प्लांटी किंगडम में टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन भी प्रेजेंट है। चलिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया कि यहाँ पे ऑर्गन भी बन रहे हैं। एनिमलिया किंगडम में आते हैं, टिश्यू तो बनाता ही है, टिश्यू से ऑर्गन तो बनाता ही है, और ऑर्गन से बिल्कुल पूरा ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर याद रखना है तो देखिए ह्यूमन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, खुद से स्टडी करें तो ज़्यादा याद रहता है। तो ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम के बारे में ही यहाँ पे बोले कि ऑर्गन से बना हुआ सिस्टम जो है वो है ऑर्गन सिस्टम। सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे इवॉल्व वाले सिस्टम यही है ऑर्गन सिस्टम, और ये एनिमलिया किंगडम के मेंबर्स के पास प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, खाना कौन कैसे जुगाड़ करता है। मोनेरा के किंगडम के जो मेंबर्स है वो ऑटोट्रॉपिक है। सबसे ज़्यादा वेरिएशन आपको इसी किंगडम में मिलेगा, किसके हिसाब से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से, मतलब खाना कैसे जुगाड़ कर रहा है उस हिसाब से देखें तो। ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, मतलब खुद का खाना खुद से बना रहा है, लेकिन कैसे। केमोसिंथेटिक हो सकता है, मतलब केमिसिंथेटिक, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिंथेसिस मतलब बनाना, मतलब कोई भी चीज़ को बनाते जो है उस प्रोसेस को सिंथेसिस बोला जाता है, बायोलॉजी में यही यूज़ होते हैं। तो केमिकल से बना हुआ खाना होगा केमोसिंथेटिक फूड, प्रोसेस को बोलेंगे केमोसिंथेसिस। तो ये ऑटोट्रॉपिक जो है, मोनेरल्स जो ऑटोट्रॉपिक है वो केमोसिंथेटिक हो सकते हैं, मतलब केमिकल से अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक, ये तो बहुत जाना पहचाना वर्ड है। फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट को यूज़ करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खुद का खाना खुद बनाएगा। तो हो गया फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से जब अपना फूड बना रहा है। तो ऑटोट्रॉपिक 2 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, केमिकल से भी खाना बना सकता है और लाइट से भी, लाइट को यूज़ करके भी खाना बना सकता है। केमोसिंथेटिक हुआ और फोटोसिंथेटिक हुआ। ये हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, मतलब जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेगा अपना खुद का न्यूट्रिशन कलेक्ट करने के लिए, उसको हेटेरोट्रॉफ बोला जाता है, और उनका न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या, इनका क्या क्या टाइप है, बहुत सारे टाइप होते हैं। सैप्रोफाइटिक हो सकता है या पैरासाइटिक हो सकता है। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड और डिकेइंग, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करेगा अपना फूड को कलेक्ट करने के लिए, वो हो गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब होस्ट पे डिपेंड करेगा, कोई ना कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म जो लाइव है, जिंदा है, LIV जो लाइव है, जिंदा है, जिंदा कोई ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंड करेगा अपना फूड को कलेक्ट करने के लिए, मतलब उसी ऑर्गेनिज्म पे वो रहेगा, सर्वाइव करेगा और अपना न्यूट्रिशन रेगुलरली कलेक्ट करता रहेगा। ऐसा वाला न्यूट्रिशन है तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होगा। तो देखिए इनके कितने वेरिएशंस हैं। मोनेरा किंगडम्स के जो मेंबर्स हैं, मोनेरन्स जिसको बोल सकते हैं, या आप बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। मतलब मोनेरन्स होते क्या है, बेसिकली ये किंगडम में सारे बैक्टीरिया है। तो इनके न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा वेरिएशन है। ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों प्रेजेंट है। ऑटोट्रॉपिक में केमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक दोनों प्रेजेंट है। हेटेरोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक, तो इतने वेरिएशंस इनमें प्रेजेंट है। सेकेंड वाले किंगडम देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस करता है एंड हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। तो दोनों टाइप के ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी कर सकता है, लेकिन उतने वेरिएशंस नहीं है। फंगी में देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है मेनली, और 2 अलग अलग टाइप, सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक, जो हमने ऑलरेडी किंगडम 1 के लिए, मोनेरा के लिए डिस्कस कर चुके हैं। डेड और डिकेइंग पे डिपेंड करेगा तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और कोई लाइव ऑर्गेनिज्म को होस्ट बना के उसको यूज़ करेगा न्यूट्रिशन कलेक्ट करने के लिए, तो पैरासाइटिक हुआ। फोर्थ किंगडम में क्या होगा, मेनली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सारे फोटोसिंथेटिक ही होते हैं। हाँ एक्सेप्शंस तो है, लेकिन आपको फिलहाल अभी याद नहीं रखना है। आपको रखना है याद कि प्लांटी किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो सारे फोटोसिंथेटिक है, मतलब खुद का खाना खुद बना सकता है, तो ऑटोट्रॉपिक भी बोलेंगे। एनिमलिया किंगडम में क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेनली, यहाँ पे कोई खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, हेटेरोट्रॉपिक है।
यहाँ पे होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक, ये दो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशनल मोड यहाँ पे मेंशन किया गया है। सैप्रोफाइटिक तो ऑलरेडी याद हो ही चुका होगा कि डेड और डिकेइंग पे डिपेंड करेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या, कोई एक ऑर्गेनिज्म अगर 5 अलग अलग स्टेप्स में अपना पूरा डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या क्या स्टेप होगा, खाना अंदर लिया, खाना डाइजेस्ट किया, वही वाला खाना ब्लड में गया या बॉडी फ्लूइड में गया और वो सेल तक पहुंचा, पहुंच के अपना जो काम करना है, एनर्जी बनाना है, वो एनर्जी बनाएगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इन्हीं 5 स्टेप को अगर फॉलो करके कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है तो उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ स्टेप्स, थोड़ा याद रखना है। फर्स्ट क्या होगा, इंजेशन। इंजेशन मतलब खाना को बॉडी के अंदर लाना। सेकेंड स्टेप होगा डाइजेशन, उसको हजम करना। थर्ड स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप होगा आपका एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद फूड से जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको कलेक्ट करना। फोर्थ होगा आपका एसिमिलेशन। फोर्थ जो होगा आपका वो है एसिमिलेशन। इससे क्या होता है, एसिमिलेशन से सेल तक खाना पहुंचते हैं, न्यूट्रिशन पहुंचता है। और फिफ्थ वाला क्या है आपका, इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर निकालना। तो ये 5 स्टेप अगर फॉलो कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म तो क्या बोलेंगे कि वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है। तो आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन दिए थे हम लोग सारे डिटेल में स्टडी किए हैं। आपको हर चीज़ याद रखना है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मेंशन है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए, क्योंकि जब भी वीडियोस आएंगे आपको सबसे पहले पता चलेगा। और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, पूरा 11 और 12 के एनसीईआरटी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, उससे मोटिवेशन टीम का अच्छा रहता है। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नीट के बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे, उनके स्टडीज़ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जितने हो सके शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।